ओके, सो प्रेयर हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम हमारे मेन टॉपिक को शुरू करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे तमाम मैनेजमेंट टीम का, साथ ही साथ हमारे कंपनी के रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का, हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर मिस्टर कृणाल जादव सर का, मिसेस नम्रता मैम का और मिस किरण मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट आप सभी मेंबर्स, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कि आपने अपना जो कीमती समय है वो हेल्थ के लिए और आयुर्वेदा के लिए निकाला है। सो चलिए आज के फाइनल सेशन को हम शुरू करते हैं और अगेन वेलनेस मॉर्निंग सभी को। ये हमारी वेलनेस वाली ही मॉर्निंग होगी एंड एवरी डे शुड बी अ वेलनेस डे। तो इसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए हम लोग अपने चौथे सेशन को शुरू करेंगे। चौथे सेशन को शुरू करने के लिए पहले जो स्लाइड चाहिए वो मैं शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए फाइनल सेशन हमारा शुरू हो चुका है आज का और उसके स्लाइड को हमने शेयर कर दिया है। तो आज के सेशन के सीधा सीधा फर्स्ट प्रोडक्ट पे हम जंप करेंगे और आज का हमारा पहला प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है जिसका नाम है वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। सो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों वायरल डॉग, ये स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस के लोड को कम करने के लिए हमने बनाया है। माने हमारे शरीर में जब वायरस का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस दौरान जो हमारे शरीर में तकलीफ होती है, जो इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है वायरस के वजह से, उसके लोड को कम करने के लिए इस प्रोडक्ट का निर्माण करा है हमने। 2023 के रिपोर्ट में आईसीएमआर ने खुद बताया था कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर साल वायरल इन्फेक्शन की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स पे तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के किन किन पार्ट्स में किन किन प्रोसेस में दिक्कत आती है। सो इसको हम आयुर्वेदा की दृष्टि से समझते हैं, ठीक है। देखिए आयुर्वेदा कहता है कि जब भी कोई भी वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी माने रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारे बॉडी का ओजस, ये दो चीज कोलैप्स हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी के बारे में तो पता होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये हम हमेशा डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम ओजस को डिस्कस करेंगे कि ये ओजस क्या है और ओजस जब कोलैप्स होने लग जाए हमारे बॉडी में तो किन किन बातों में किन किन चीजों में तकलीफ आती है। सो देखिए ओजस को समझने के लिए ना पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ और उसका एग्जाम्पल हम मोबाइल फोन के साथ लेंगे, ठीक है। आसान शब्दों में समझना है तो मोबाइल फोन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सो देखिए जब भी मोबाइल फोन हम मार्केट से खरीदते हैं तो वो मोबाइल फोन मार्केट में आने से पहले फैक्ट्री में बनता है, हम सभी को पता है। जब मोबाइल बनता है दोस्तों तो मोबाइल में सबसे पहले हार्डवेयर लगाना पड़ेगा, जैसे स्क्रीन लगाना पड़ता है, बैक पैनल हो गया, कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, उसका पावर सॉकेट हो गया, ये सभी क्या है, हार्डवेयर है मोबाइल के। तो वैसे ही कुदरत ने नेचर ने जब हमारे शरीर का निर्माण करा ना तो सबसे पहले हमारे शरीर में हार्डवेयर लगाया गया था, जिस हार्डवेयर को सप्त धातु कहते हैं। माने ये सप्त धातु के निर्माण से हमारा शरीर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ये सप्त धातु कौन कौन से होते हैं मैंने आखिरी सेशन में भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। ये सप्त धातु है, सबसे पहले आता है रस धातु जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, फिर रक्त धातु जिसको हम कहते हैं ब्लड, फिर मेद धातु जिसको हम कहते हैं हेल्दी फैट, फिर ममसा धातु जिसको हम कहते हैं मसल्स, फिर अस्थि धातु जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, फिर मज्जा धातु जो हमारे शरीर के बोन मैरो और जिसका कनेक्शन नर्वस सिस्टम के साथ भी है, और लास्ट में आता है शुक्र धातु जो कि फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, महिलाओं में ओवम, पुरुषों में स्पर्म। तो ये 7 प्रकार के धातु हमारे शरीर के क्या है, हार्डवेयर है, माने हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर इनसे तैयार हुआ है। अब आप लोग को ये चीज तो पता होगा कि मोबाइल में खाली अगर हम कैमरा, स्क्रीन, पावर सॉकेट, स्पीकर लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा, उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोबाइल का तो अपना सॉफ्टवेयर होता है ना, तो शरीर का भी अपना सॉफ्टवेयर है। कुदरत ने हमारे शरीर में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं जिसको हम कहते हैं त्रिदोष।
आप लोगों ने सुना होगा वात, पित्त और कफ के बारे में। तो ये 3 ऐसे दोष हैं जिसको आप नॉर्मल भाषा में अगर मैं बताऊं, आज के दौर के भाषा में बताऊं, तो हमारे शरीर के ये सॉफ्टवेयर है। अगर ये तीनों दोष फ्लक्चुएट होते हैं, खराब होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां होने लगती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, तो हमारे शरीर का जो वात दोष होता है ना, पहला जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम वात दोष कहते हैं, इसका कनेक्शन हमारे बॉडी के मूवमेंट के साथ है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड का सर्कुलेट होना है, ये एक मूवमेंट है हमारे बॉडी के अंदर। हम सांस लेते हैं, ये एक मूवमेंट है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे नर्व एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं, ये भी एक मूवमेंट है। तो इसका कनेक्शन वात दोष के साथ है। फिर आता है पित्त दोष। पित्त दोष का कनेक्शन हमारे शरीर के जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी हार्मोन्स है, इनके साथ होता है। माने पाचन तंत्र में जो भी समस्या आ रही है, उसका बहुत बड़ा कनेक्शन पित्त के साथ है। माने हमारे पित्त दोष अगर बैलेंस रहता है तो हमारे पाचन तंत्र में, हमारे हार्मोन्स में कोई भी शिकायत नहीं आती। फिर तीसरा जो दोष है जिसको हम कहते हैं कफ दोष, ये कफ दोष हमारे बॉडी के शेप को डिसाइड करता है और इसका कनेक्शन इम्यूनिटी के साथ भी है। जैसे हम कितने ज्यादा हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ रही है, हमारे शरीर में चर्बी घट रही है, हमारे मसल्स के लेवल्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इसका कनेक्शन कफ दोष के साथ है। और इम्यूनिटी का भी एक बहुत बड़ा रिलेशन कफ दोष के साथ देखा गया है। सो ये 3 प्रकार के दोष अगर बैलेंस होते हैं तो आप मान के चलिए कि आप लोग ना के बराबर बीमार होंगे, क्योंकि हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड है। यस सुगंधा जी, आई एम नॉट विजिबल बिकॉज मेरा जो कैमरा है वो उसका एक्सेस अभी मुझे नहीं मिल पा रहा है। दैट्स वाई मैं अभी इसको कंटिन्यू करूंगा, और अभी कैमरे के ग्लिच में अगर मैं जाऊंगा तो ट्रेनिंग हमारी डिले हो जाएगी। तो उसको डिले नहीं करके अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोगों के पास वॉइस क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो चुका है, तो हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, सो कफ दोष, इसके बाद पित्त दोष और वात दोष, ये तीनों हमने देख लिया कि ये अगर बैलेंस रहते तो हम बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। लेकिन मोबाइल में खाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगाने से काम नहीं चलता। मोबाइल के अंदर चाहिए बैटरी, तभी मोबाइल चालू होगा, माने चलना शुरू होगा, यूज कर पाएंगे हम। वैसे ही कुदरत ने भी हमारे शरीर में सप्त धातु लगा दिया, त्रिदोष को इंस्टॉल कर दिया, लेकिन बैटरी भी तो चाहिए ना बॉडी को चलाने के लिए। तो हमारे शरीर का बैटरी है जिसको हम कहते हैं ओजस, जिसको आयुर्वेदा की भाषा में शरीर का सबसे अंतिम और सबसे शुद्ध रस भी कहा गया है। ये ओजस क्या करता है, तो ओजस बेसिकली हमारे शरीर के एनर्जी के सिस्टम को बैलेंस करता है। माने हमारा शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज्यादा थके ना, एनर्जी की कमी ना हो, ये ओजस डिसाइड कर रहा है। और अगर ओजस कोलैप्स हो गया तो मेंटल और फिजिकल फटीग की समस्या बराबर हमें देखने में आती है, जिसको हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो वायरल टॉक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे शरीर में जाकर वायरस के लोड को कम करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है और ओजस को मजबूत करता है। कैसे काम करेगा, हम जड़ी बूटियों के एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है कालमेघ। अब 2019 में बताया गया है कि कालमेघ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके सबसे पहले तो वायरस के लोड को कम कर देती है। वायरस के लोड को कम करने के साथ साथ कालमेघ में कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो हमारे ओजस को भी मजबूत कर सकते हैं। माने वायरस के लोड को कम करके ओजस को मजबूत करने के लिए हमने कालमेघ का इस्तेमाल करा, यानी कि जो फटीग की समस्या आ रही थी मानसिक और शारीरिक रूप से, वो कालमेघ के इस्तेमाल से बैलेंस हो सकती है, ठीक है। फिर हमने इस्तेमाल करा है गिलोय। अब गिलोय को देखिए, आयुर्वेदा की भाषा में ना बहुत सारे लोग अमृत के नाम से भी जानते हैं, माने इसको अमृत का दर्जा दिया गया है। इतनी अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है ये, अमृता भी इसको कहते हैं बहुत सारे लोग। अब ये गिलोय यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है। इसका एग्जैक्ट रोल क्या है वो जानने से पहले एक छोटा सा मैं सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग प्लीज यस और नो लिखकर मुझे चैट बॉक्स में बताइए। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हम हमारे शरीर के इम्यूनिटी माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को जितना ज्यादा बढ़ा ले उतना ज्यादा बेहतर होगा? अगर लगता है कि हाँ बेहतर होगा तो यस लिखना है, नहीं लगता है तो नो लिख सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स ऑन कर दिया।
यस यस यस, ओके ओके ओके, ठीक है। लगभग 99% लोगों ने लिखा है यस, 1-2 लोगों ने लिखा है नो। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट रखना चाहूंगा, जितने लोगों ने यस लिखा है ये गलत जवाब है, और जिन्होंने नो लिखा है इस बार वो सही हो गए। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो उल्टा कर दिया आपने इस बार, तो उल्टा मैंने क्यों करा है मैं इसको अभी थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, हमने क्या सुना है, इम्यूनिटी को बढ़ा दो, इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर दो, इम्यूनिटी को बढ़ा दो, यही सुना है ना। मैंने अपने किसी सेशन में ये आज तक नहीं कहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ इम्यूनिटी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाता है तो सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है, ये सभी को पता है। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना, अपने बैलेंस लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। माने अब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का ही दुश्मन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी का इम्यून सिस्टम उसके बैलेंस लाइन से बहुत ऊपर चला गया, अब उसको खांसी की समस्या हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, वो इम्यूनिटी उस खांसी को अपना दोस्त समझ के उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि उस व्यक्ति को अस्थमा की शिकायत हो सकती है। ऐसे ही अगर किसी को नॉर्मल खुजली की समस्या है लेकिन उसका इम्यून सिस्टम सुपर हाई हो चुका है, माने अपने बैलेंस लाइन से ऊपर चला गया, अब वो इम्यूनिटी क्या करेगा, उस खुजली को अपना दोस्त बना के उस व्यक्ति की खुजली को इतना ज्यादा बढ़ाएगा कि उसको एक्जिमा की समस्या हो सकती है या स्किन सोराइसिस की समस्या हो सकती है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हो सकता है उसको वटिलिगो की शिकायत हो जाए, यानी कि सफेद दाग, जो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल लूं तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आपने सुना होगा, डायबिटीज टाइप 1 के बारे में आपने सुना होगा, आईबीडी के बारे में आपने सुना होगा, ये सभी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। एड्स के बारे में सुना होगा, ये क्या है, ये सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो यहाँ पे जो गिलोय है ना, ये हमारे शरीर में अमृत के जैसे इसलिए काम करता है क्योंकि इसके अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे शरीर के हिसाब से हमारे इम्यूनिटी को बैलेंस कर देती है। माने जितना इम्यूनिटी गौरव सर को चाहिए उतना इम्यूनिटी ही गिलोय बैलेंस करेगा, जितना इम्यूनिटी किरण मैम को चाहिए उतना इम्यूनिटी ही गिलोय बैलेंस करेगा, जितना इम्यूनिटी कुरनाल सर को चाहिए, नम्रता मैम को चाहिए, वो इम्यूनिटी उनके शरीर के हिसाब से बैलेंस करने का काम कौन करता है, गिलोय, बिकॉज ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज। और इसकी पुष्टि 2017 के शोध में हो चुकी है। नाउ गिलोय हमने देख लिया, कालमेघ देख लिया, अब देखते हैं तुलसी और मुलेठी का क्या यहाँ पे रोल था। अच्छा देखिए, कोविड के समय कोरोना वायरस जब हमारे बॉडी पे अटैक कर रहा था कोविड के समय, तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ आ रही है। देखिए, जब वायरस का लोड हमारे बॉडी पे जाता है ना, तो हमारे जो फेफड़े हैं ना वो सिकुड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे तुलसी हमने इसलिए ऐड करा है ताकि ये फेफड़ों को एक्सपेंड करे, माने हमारे लंग्स के कैपेसिटी को एक्सपेंड करे, जो हमारे फेफड़े सिकुड़ गए हैं उनको खोले। और इसकी पुष्टि 2018 और 19 के शोध में हो चुकी है। तो तुलसी और मुलेठी का क्या रोल है वो भी देख लिया, और लास्ट में हमने नीम ऐड करा है। जब वायरस का लोड रहता है तो बॉडी में कई बार टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, माने जो गंदगी है, जो दूषित पदार्थ है वो जमा होने लगते हैं। उन गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमने नीम यहाँ पे ऐड करा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वायरल डॉग कैसे काम करता है। नाउ इसके डोज पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, एडल्ट को ये जो प्रोडक्ट है ना, हम 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिला के ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद देंगे, ठीक है। 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। अब अगर हम बच्चे को दे रहे हैं जिसकी उम्र 8 साल 10 साल 12 साल है, वैसे बच्चों को हम 8 से 10 ml तक आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। अब कितने समय तक देंगे, तो कम से कम 2 से 2.5 हफ्ते ये प्रोडक्ट हमें लगातार देना है, ठीक है। 2 से 2.5 हफ्ते का प्रोटोकॉल नोट डाउन करें। और खाने पीने में जो बेसिक हम परहेज करते हैं कि बहुत ज्यादा हमें ठंडा नहीं खाना है, देन दूध नहीं पीना। देखिए, अब दूध का मैं आपको नुकसान बता देता हूँ।
जब हम दूध इस टाइम पियेंगे ना तो हमारे जो लंग्स है ना उसके अंदर म्यूकस बहुत तेजी से फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, माने जो कफ है वो बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो थोड़े समय के लिए मिल्क को अवॉइड करते, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना है तो पानी पीते रहना है और फाइबरस फूड ज्यादा खाना है, ठीक है। फाइबर वाले जो भी फूड होते हैं ना वो हम ज्यादा खाएंगे यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान दें। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जिसका नाम है फीबोडॉक प्रवाही क्वाथ। ये स्पेशली फीवर में काम आता है और खास करके जो फ्लू की समस्या हो जाती है, डेंगू वगैरह की जो समस्या हो जाती है, या जो सीजनल फ्लू की दिक्कत आजकल आ रही है, माने बहुत सारे लोग हर मौसम में बीमार हो जा रहे हैं। सर्दी का मौसम आया तो बीमार हो गए, सर्दी से गर्मी का मौसम आता है तो फिर बीमार हो जाते हैं, गर्मी से बरसात का मौसम आया वापस बीमार, बरसात से वापस से सर्दी का मौसम आएगा फिर से बीमार, माने उनका साइकिल चलते रहता है। और आईसीएमआर ने बताया था दोस्तों कि भारत में एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर 100 लोग प्रतिदिन हॉस्पिटल जा रहे हैं ना तो 100 में से 40 लोग हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में फीवर और फ्लू की समस्या दिखी जाती है। माने 40% ओपीडी का विजिट हो रहा है फीवर की वजह से। तो हम पहले समझते हैं ये फीवर आखिर है क्या, बुखार को भी समझना बहुत जरूरी है। और जो सबसे कॉमन सवाल आता है बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, आप लोगों से भी इनफैक्ट पूछते होंगे, या अगर बच गया तो काढ़ा, बच गया तो कंप्लीट करेंगे, स्टेला जी अगर बच गया तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम समझते हैं फीवर में हमारे शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है। ये एक कॉमन सा सवाल है, आप लोग के भी दिमाग में कई बार आता होगा। देखिए इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए अभी मैं अपने ऑफिस में बैठ के ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे ऑफिस में कोई बैक्टीरिया घूम रहा है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया मेरे नाक या मेरे मुंह के माध्यम से मेरे शरीर के अंदर चला गया। अब जैसे ही बैक्टीरिया मेरे शरीर में जाएगा ना तो मेरे शरीर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर पहले से मौजूद है जिसको हम कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सबसे पहले उस बैक्टीरिया को पहचानेगा। अगर वो बैक्टीरिया शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, पुलिस ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेता, माने WBC एक्शन नहीं लेता। लेकिन अगर WBC को लग जाए कि वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो हमारा WBC अब तैयार हो गया है लड़ाई करने के लिए। और लड़ाई से पहले हमारा WBC हमारे ब्रेन को कहता है कि सुनो, ये बैक्टीरिया बॉडी के लिए हानिकारक है, इसको कमजोर करना है और इसको कमजोर करने के लिए शरीर के तापमान को बढ़ाओ। जैसे जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, माने हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, वैसे वैसे वो बैक्टीरिया कमजोर होना शुरू हो जाता है और WBC और बैक्टीरिया में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी चीज को बुखार यानी कि फीवर कहा गया है। तो आज हमने ये समझा कि फीवर के वक्त अगर टेम्परेचर बढ़ता है दैट मीन्स वो बैक्टीरिया कमजोर हो रहा है। तो अब आप लोग मुझे यस और नो लिखकर बताइए, क्या फीवर में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ये अच्छी बात है ये या बुरी बात है। अगर अच्छी बात है तो यस लिखना है, बुरी बात है तो नो लिख सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स मैंने खोल रखा है, प्लीज बताइए मुझे। यस 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 करेक्ट, अच्छी बात है। तो आज हमने क्या सीखा कि बुखार में अगर तापमान बढ़ता है तो हमें घबराना नहीं है, जबकि बचपन से हमें एक डर बेचा गया है कि देखो जी जैसे ही बुखार लगे बिना कुछ सोचे समझे टेम्परेचर को गिराने वाला दवाई खा लो। यही गलती हम करते हैं, ये गलती कम से कम आज से तो हम नहीं करेंगे। देखिए बुखार में तापमान कब तक बढ़ा रहे तो हमें नहीं घबराना है, वो है 48 घंटे। अगर 48 घंटे में हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक हो जाता है तो आप ये मान लीजिए कि हमारे शरीर ने खुद ही उस बैक्टीरिया से लड़ाई करके, उस वायरस से लड़ाई करके खुद को ठीक कर लिया। लेकिन 48 घंटे बीत चुके हैं, शरीर का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है या तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट मीन्स वो बैक्टीरिया या फिर वो वायरस अभी भी बॉडी के अंदर मौजूद है और हमारा बॉडी ठीक से उससे लड़ाई नहीं कर पाता। अब हम क्या करेंगे, अपने बॉडी को कुदरती तौर पे सपोर्ट देंगे, कुदरती सपोर्ट देंगे। और कुदरती सपोर्ट के लिए हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले फीबोडॉक में हमने क्या डाला है सपोर्ट के लिए, गिलोय।
अगेन गिलोय ही ऐड करा है। और गिलोय का यहाँ पे क्या रोल हो जाता है, तो देखिए गिलोय के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के WBC माने व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा देते हैं। जब व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया से और अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने गिलोय ऐड करा है यहाँ पे भी। देन हमने परपटक ऐड करा है। परपटक का एक काम क्या है कि परपटक हमारे शरीर के अंदर जाके उस बैक्टीरिया को और तेजी से कमजोर करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया कमजोर होना शुरू होता है, हमारा शरीर खुद ब खुद उस बैक्टीरिया को बाहर मार कर बाहर निकालना शुरू कर देगा। फिर हमने ऐड करा तुलसी मुलेठी। इसका तुलसी मुलेठी का क्या काम है ये आपने वायरल डॉक में देख लिया था। मुष्टा हमने ऐड करा हुआ है। मुष्टा के बारे में मैं बता दूं तो देखिए जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं ना, माने हर मौसम में बीमार हो जाते हैं, तो मुष्टा के अंदर एंटी फीवर प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे बॉडी को कुछ इस प्रकार तैयार कर देती है कि हम हर मौसम में बीमार नहीं पड़ते। माने अब हमारी बॉडी सीजनल फ्लू से बचने के लिए तैयार हो जाएगी मुष्टा के इस्तेमाल से, ठीक है। तो इसलिए हमने मुष्टा ऐड करा है बिकॉज ऑफ एंटी फीवर प्रॉपर्टीज। सो ये प्रोडक्ट वायरल डॉक से डिफरेंट कैसे है वो भी आपने देख लिया होगा, वायरल डॉक से थोड़ा सा सिमिलर कैसे है वो भी आपने देख लिया होगा। तो अब डोज के बारे में बात करते हैं। डोज इसका एग्जैक्ट वायरल डॉक के जैसे रहेगा। वायरल डॉक हम एडल्ट को 20-20 ml करके देते हैं, खाने के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार, और बच्चों को डोज हाफ करके देंगे। तो ठीक वैसे ही फीबोडॉक के बारे में भी लिखिए। फीबोडॉक में जो जो परहेज आपको लिखना है वो सेम परहेज वायरल डॉक में भी था, तो उसी चीज को कॉपी करना है। जो जो परहेज हमने वायरल डॉक में देखा था वो सभी परहेज फीबोडॉक में रहेगा। फिर वायरल डॉक हमने 2 से 2.5 हफ्ते लेने हैं, ये भी लिखा है। तो फीबोडॉक भी 2 से 2.5 हफ्ते ही ले, ठीक है। अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा बचा हुआ है तो कंटिन्यू आप कर सकते हैं, माने इसको कंटिन्यू करके एक जो अपना पैकेज आता है ना उसको खत्म करना है बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मेटाडॉक पे। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला ये प्रोडक्ट है। मेटाबॉलिज्म क्या है तो मैं आपको बता दूं, हमारे पाचन तंत्र माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने के पचाने की क्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूं। देखिए मेटाबॉलिज्म को अगर मैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल फॉर्म में बताऊं तो हमारे बॉडी के 2 छोटे छोटे बायोकेमिकल रिएक्शन को मिलाकर मेटाबॉलिज्म तैयार होता है। ये दोनों बायोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले वाले बायोकेमिकल रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? देखिए कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है। वो खाना शरीर में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उस खाने से तैयार होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। खाना खाया, खाना बॉडी के अंदर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूट गया और खाने से क्या तैयार होता है? न्यूट्रिएंट्स तैयार होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। पहला प्रोसेस कंप्लीट। अब शुरू होगा दूसरा प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, जो खाना हमारे शरीर के अंदर टूट चुका है उस खाने के कुछ अंश माने उस न्यूट्रिशन के कुछ अंश हमारे शरीर के सप्त धातु में जाके जुड़ जाते हैं। माने हमारे ब्लड को सपोर्ट देते हैं, हमारे प्लाज्मा को सपोर्ट देते हैं, हमारे मसल्स को तैयार करते हैं, हमारे फैट में सपोर्ट देते हैं, हमारे बोन मैरो में सपोर्ट देते हैं, माने हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। खाना खाने का प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म, खाने को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है एनाबॉलिज्म। जब ये दोनों प्रोसेस बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म तैयार होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के डेट में लगभग 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीय हैं जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता, माने खाने को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसके वजह से मोटे हो जाते हैं, डायबिटीज की समस्या आती है, फैटी लीवर की समस्या होती है, कई बार गठिया की शिकायत देखी गई है मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमने तैयार करा है मेटाडॉक, ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसके लिए इसमें सबसे पहले हमने त्रिकटु और त्रिफला का इस्तेमाल करा है।
यहाँ पे त्रिफला और त्रिकटु क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करेंगे, माने पूरे पेट को साफ कर देंगे। दूसरा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फायर होता है, जिसको डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, और आयुर्वेदा की भाषा में इसको जठरग्नि कहते हैं, ये जठरग्नि को भी बैलेंस करेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो हमने कर दिया। देन हमने ऐड करा है गुगुल और पुनर्नवा। गुगुल और पुनर्नवा का क्या काम है, तो गुगुल हमारे शरीर के जो चर्बी होते हैं ना, जो फैट होते हैं, उस फैट को गलाकर उस फैट से ऊर्जा तैयार करेगा, माने हमारे फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। और पुनर्नवा क्या करता है, ये हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होता है उसको हम लिवर कहते हैं, और लिवर का अपना मेटाबॉलिज्म है जिसको बढ़ाने के लिए पुनर्नवा। तो ये प्रोडक्ट एक पैकेज के जैसे काम कर रहा है। अब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे, तो देखिए, ये प्रोडक्ट कभी भी खाने के बाद ले, मेटाडॉक हमेशा खाने के बाद लेना है। 20 ml 1 कप पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, ठीक है, 20 ml 1 कप पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद ले। कितने समय तक लेंगे, तो कम से कम 3 महीने तक लगातार लें, ठीक है, 2.5 से 3 महीना तो लगातार हमें लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप वजन कम कर रहे हैं, माने आपका फोकस है कि मेरे को वेट लॉस करना है, वेट लॉस करने के लिए आप इसके साथ ओबियोडॉक भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। एक्टिव फाइबर ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। स्लिमडॉक ले लिया तो और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। तो ये 2-3 प्रोडक्ट है जो यहाँ पे हम ऐड करके चलेंगे, ठीक है। और ओबियोडॉक में जो जो मैंने खाने पीने में परहेज बताया था, वो सभी परहेज आप मेटाडॉक में भी अप्लाई करें, ठीक है ना। ओबियोडॉक हमने देखा था सेशन 3 में, तो जो जो परहेज बताया था वो सभी परहेज यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमें। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे आज के सेशन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है शिलाजीत। देखिए, शिलाजीत के बारे में मार्केट में बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैला रखा है, बहुत सारे लोगों ने मिथ क्रिएट करा है। आज उस सभी भ्रम को हम तोड़ेंगे, वो सभी झूठ को आज हम एक्सपोज करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि शिलाजीत की थोड़ी सी नेगेटिव पब्लिसिटी कम कर दी गई है। माने मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि शिलाजीत खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आता है। ये बिल्कुल, कुछ लोग शिलाजीत का नाम लेते ही शर्माने लगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों सर, मैं खुद शॉक हो जाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर शिलाजीत तो खाली पुरुषों को देना चाहिए, महिलाओं को तो देना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। शिलाजीत के बारे में तो आयुर्वेदा के बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है। सबसे उत्तम और सबसे सुपर्ब आयुर्वेदिक रसायन है। मॉडर्न साइंस खुद कहता है कि शिलाजीत पे तो 1000 से ज्यादा रिसर्च हुए हैं, और हर रिसर्च में इसने खुद को प्रूफ करा है। माने कोई भी रिसर्च में शिलाजीत फेल नहीं होता। अल्जाइमर जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं, उसमें भी शिलाजीत का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। एक रिसर्च पेपर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, जहाँ पे अल्जाइमर को भी रिवर्स करने में शिलाजीत ने अपना रोल दिखाया था। अब शिलाजीत कैसे काम करता है, इसके क्या क्या साइंटिफिक वैलिडेशंस है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन 1-2 डेटाज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले डेटा आता है आईसीएमआर का, जहाँ पे बताया गया कि भारत में हर 3 में से 1 इंडियन को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो रखी है। माने भारत में हर 3 में से 1 ऐसा आपको एडल्ट मिलेगा जो कहेगा कि मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फटीग की समस्या रहती है। दैट मीन्स उनका जो ओजस है वो कोलैप्स हो चुका है। ओजस क्या होता है ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो भारत के हर 3 में से 1 एडल्ट का ओजस बैलेंस नहीं रहा, कोलैप्स हो रहा है। अब एक डेटा में ये बताया गया कि भारत में 70% से ज्यादा जो एडल्ट है वो रात को ठीक से सो नहीं पाते, क्योंकि उनका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। माने मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए 70% से ज्यादा एडल्ट्स ठीक से सो नहीं पा रहे। WHO ने एक डेटा में बताया था कि पूरी दुनिया में हर 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की शिकायत है। अब कपल में महिला भी है, पुरुष भी है, तो महिला को भी इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है।
एक डेटा में ये भी बताया गया कि भारत के वैसे पुरुष जिनकी उम्र 35 साल 40 साल क्रॉस कर चुकी है, वैसे पुरुषों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है हर साल 1% से घट रहा है। माने उन व्यक्तियों में सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। लो स्पर्म काउंट हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, बहुत सारी दूसरी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स का अभी हमने नाम लिया है, क्या इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान सॉल्यूशन शिलाजीत के पास है? मेन सवाल ये है। सो द आंसर इज यस, बिल्कुल है। कैसे काम करेगा, एक दो पॉइंट पे हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं, प्राचीन ग्रंथ जो कि चरक संहिता, आप सभी ने सुना होगा चरक संहिता के, महर्षि चरक के बहुत सारे सूत्र को इसमें लिखा गया है। तो इस चरक संहिता में ये भी बताया गया है कि दुनिया में ऐसी कोई भी क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। माने हर क्यूरेबल डिजीज का इलाज शिलाजीत के साथ संभव है, ऐसा चरक संहिता में लिखा गया है। सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। महर्षि सुश्रुत के बारे में आपने सुना होगा, जिनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। तो उनकी सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि अगर हम शिलाजीत का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो हमारी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। माने अब हम बिना किसी बीमारियों के लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो कि हमारे शरीर के त्रिदोष को अकेले बैलेंस कर सकती है। माने वात पित्त और कफ को ये अकेले बैलेंस भी कर सकती है। और भी बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है, विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। तो मॉडर्न साइंस कहता है कि शिलाजीत के अंदर आपको फिल्विक एसिड की मात्रा मिलेगी, 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी के एटीपी को बढ़ा देते हैं, माने एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं। जब हमारे बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल्स बढ़ता है तो हमारा शरीर थकता नहीं है, माने जो फटीग की समस्या थी वो समस्या ठीक हो जाती है। दूसरा, अगर शिलाजीत का इस्तेमाल हम लंबे समय तक करते हैं तो हमारे बॉडी में VO2 मैक्सिमाइज हो जाता है। माने हमारा जो शरीर है वो ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाता है। बहुत सारे जो मैराथन के रनर्स होते हैं ना, वो अपने डाइट में प्रतिदिन 2.5 से 3 ग्राम शिलाजीत ले रहे हैं ताकि उनका शरीर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना सीख जाए। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे बॉडी में ना जलन बहुत ज्यादा है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जलन कम नहीं होता। तो शिलाजीत हमारे बॉडी के जलन को भी कम करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम कर देते हैं। जैसे ही लैक्टिक एसिड का प्रभाव कम होगा, हमारे बॉडी का जलन भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है शिलाजीत, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आ रहा है। जो महिलाएं बेबी को कंसीव नहीं कर पाती, उनके एग्स को मैच्योर कराने में भी शिलाजीत का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो ये महिला और पुरुष दोनों का प्रोडक्ट है। इसके अलावा न्यूरोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, माने हमारे दिमाग की कोशिकाओं को टूटने से बचाता है, ब्रेन के सेल्स को डैमेज होने से बचा रहा है शिलाजीत। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो ब्रेन में अगर स्वेलिंग हो गई वहां पे ये काम करेगा, किडनी में स्वेलिंग होगी वहां पे काम करेगा, आर्टरीज में स्वेलिंग होगी वहां पे काम करेगा, माने स्वेलिंग को कम करता है, सूजन को कम करता है। प्लस इसके अंदर योग वाही इफेक्ट है। योग वाही का मतलब क्या होता है कि जो हम दूसरी जड़ी बूटियां ले रहे हैं ना, शिलाजीत उन जड़ी बूटियों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने नीम कैप्सूल खाया और साथ में 1 ग्राम शिलाजीत ले लिया। अब ये शिलाजीत क्या करेगा, शरीर के अंदर जाके उस नीम के प्रभाव को बढ़ा देगा। तो अब मेरा शरीर नीम का ज्यादा फायदा उठा सकता है, माने नीम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर मैंने विटामिन B12 लिया और साथ में मैंने शिलाजीत ले लिया, तो अब शिलाजीत मेरे शरीर में विटामिन B12 के प्रभाव को बढ़ा देगा। तो अब विटामिन B12 से ज्यादा फायदा मिल रहा है मुझे, माने दूसरी जड़ी बूटियों के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है, जिसको हम योगवाही इफेक्ट कहते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं शिलाजीत के बारे में। खैर बातें तो और भी है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट मैंने रखा है क्योंकि इसके डोज पे भी हमें बात करना है। तो डोज के बारे में बताऊं तो अगर आप कैप्सूल के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे और 1 कैप्सूल रात को डिनर के बाद लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप रेजिंग के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 ग्राम मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे और 1 ग्राम आप डिनर के बाद गुनगुने दूध में मिलाकर पिए।
कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें दूध पचता नहीं है या दूध हमें पसंद नहीं है, ठीक है, लैक्टोज प्रॉब्लम हमें चल रही है अभी, ठीक है, हम उसको पचा नहीं पाएंगे। तो अगर दूध नहीं पचा पाते हैं तो रात को भी आप पानी के साथ लें, ठीक है। 1 ग्राम होगा कितना, तो जो आप शिलाजीत लेके आओगे फ्रेंचाइजी से, उसके साथ हम 1 चम्मच देते हैं, उसी से 1 चम्मच नाप लेना है, वो लगभग 1 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है। अच्छा, शिलाजीत कब नहीं लेना है ये भी मैं बता देता हूँ, इसको भी जरूर लिखिएगा। तो जब महिला को पीरियड्स की समस्या होती है, ठीक है, उस वक्त नहीं देना है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है और फीडिंग के दौरान नहीं देना है। ये 3 केस में महिलाओं को ना दें, ठीक है। वैसे नॉर्मली ले सकते हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, फीडिंग के दौरान नहीं देंगे। फिर महिला हो या पुरुष हो, जब बुखार में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस वक्त शिलाजीत नहीं देंगे, ठीक है। जब बुखार में तापमान बढ़ेगा ना, तो 4-5 दिनों तक शिलाजीत को रोक दें। फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हाई बीपी में शिलाजीत देना है कि नहीं, तो हाई बीपी में दे सकते हैं, लो बीपी में नहीं देंगे। जब बीपी घटा हुआ रहता है तो शिलाजीत नहीं देना है, जब बीपी बढ़ा हुआ है तब दे सकते हैं, ठीक है। विटामिन B12 कमी, चलिए विटामिन B12 को तो हम लास्ट अभी देख लेंगे इसके बाद वाले प्रोडक्ट में। थायराइड का हमने मीनाक्षी जी हमने कवर कर लिया था, ठीक है, थायराइड का प्रोडक्ट हमने कवर कर लिया है। अभी हम शिलाजीत पे फोकस कर रहे हैं। शिलाजीत कितने समय तक लेना है फायदों को देखने के लिए, तो 90 दिनों का प्रोटोकॉल लिखिए, 90 डेज तक लगातार हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे व्हीट ग्रास के ऊपर। हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने वाला ये प्रोडक्ट है। देखिए, आयुर्वेदा कहता है ना कि अगर हमें जब बीमारियों से लड़ना होता है, बीमारियों से बचना होता है, बीमारियों को खत्म करना होता है, तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को साफ करना होता है अंदर से, जिसको हम शोधन क्रिया कहते हैं, द फर्स्ट डिटॉक्स थेरेपी। माने बॉडी अगर हमारी अंदर से साफ नहीं होती है तो आप बीमारियों को जड़ से कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, आप खाली सिम्टम्स पे काम करेंगे। बीमारियों को जड़ से खत्म करने का मतलब है पहले अपने शरीर को साफ रखना है। और आज की डेट में भारत के 70% से ज्यादा लोगों के शरीर में गंदगी बैठ गई है, क्योंकि गलत खान पान है, पॉल्यूशन में हम ज्यादा रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का लोड ज्यादा बढ़ेगा। ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ये बेसिकली टॉक्सिन्स को खत्म करता है, माने हमारे बॉडी को साफ करता है। कैसे साफ करेगा, तो देखिए जब हम व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करते हैं ना, तो व्हीट ग्रास बेसिकली क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जाके सारे गंदगी को एक जगह इकट्ठा करके हमारे शरीर के 3 रास्तों से बाहर निकालता है, स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से और पसीने के माध्यम से। माने अब हमारा शरीर 3 तरीकों से खुद को साफ करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके बाद से हमने व्हीट ग्रास में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज देख रखी है। जैसे व्हीट ग्रास को जापान में, साउथ कोरिया में ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। माने व्हीट ग्रास हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को इंप्रूव कराने में मदद कर सकती है। अभी मैं हीमोडॉक के बारे में बताऊंगा, तो जब आप हीमोडॉक लिखेंगे तो वहां पे आप व्हीट ग्रास का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। ये हीमोडॉक के साथ बहुत अच्छा काम करता है। व्हीट ग्रास को एंटी कैंसर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है। माने जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, व्हीट ग्रास उन फ्री रेडिकल्स को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने में बहुत अच्छा हेल्प देता है। कीमोथेरेपी के दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि जो कीमो का साइड इफेक्ट है, जो कीमो की वजह से हमारे बॉडी कमजोर हो जाते हैं, वो कमजोरी ना के बराबर हो। कई बार तो ये भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें 10 कीमो के साइकिल्स लेने होंगे। जब इंसान ने कीमो के साथ साथ व्हीट ग्रास इस्तेमाल किया तो वो कीमो 10 साइकिल से घट के 6 साइकिल में ही कंप्लीट हो गया। माने 4 साइकिल को व्हीट ग्रास ने रिड्यूस कर दिया था। इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं ये बता देता हूँ। और देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो सभी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। माने जो लोग व्यक्ति बीमार है, बीमार नहीं है, महिला है, पुरुष है, मैटर नहीं करता, ये हम सभी का प्रोडक्ट है, ठीक है। यूज करने का तरीका, तो व्हीट ग्रास हमेशा सुबह खाली पेट हमें लेना है। सुबह फ्रेश होने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी ले, उसमें 1 चम्मच व्हीट ग्रास को मिला दें और पानी ठंडा होने से पहले पिए। माने वो गुनगुना पानी ही शरीर में जाए, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुबह खाली पेट।
इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 घंटे का उपवास करेंगे। माने व्हीट ग्रास अगर मैंने सुबह 7 बजे पिया है ना, तो मैं 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, व्हीट ग्रास चले, सुबह में तो हम ले रहे हैं, लेकिन व्हीट ग्रास के साथ साथ अगर कोई और प्रोडक्ट लेना है तो एक प्रोडक्ट मैं सजेशन में देना चाहूंगा जो तुरंत आप व्हीट ग्रास के बाद ले सकते हैं, वो है एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा भी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। और हीमोडॉक तो मैं बताऊंगा ही, हीमोडॉक के साथ भी आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं। और कितने समय तक लेंगे, तो 2 से 2.5 महीना व्हीट ग्रास हम लगातार लेते हैं। ठीक है, कितना चम्मच लेना है, 1 चम्मच लेना है। सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ। चलिए, हमारा आज की ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिसका नाम है हीमोडॉक। हीमोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के रक्त धातु को मजबूत करता है। माने हमारे शरीर के ब्लड को मजबूत करने वाला ये प्रोडक्ट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया था कि भारत में 57% महिला और 67% के से ज्यादा बच्चों के अंदर एनीमिया की शिकायत पाई गई थी। माने उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी देखी गई थी, जिसके कारण उनके शरीर के जो खून है उनका निर्माण नहीं हो पाता था। अब शरीर में अगर खून का निर्माण नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आयरन की कमी होगी, तो जाहिर सी बात है हाई बीपी की समस्या हो सकती है, इंसोमिया की समस्या हो सकती है, हमारे टिश्यूज की क्वालिटी खराब हो सकती है, जो हमारा इम्यूनिटी है वो कमजोर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार करा है जिसको हम हीमोडॉक कहते हैं, जो बेसिकली हमारे शरीर के रक्त धातु को मजबूत करता है। अब जस्ट अ सेकंड, यदि मैं लूं तो वाइफ को भी दे सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेल फीमेल से मतलब नहीं है, मेल को भी दे सकते हैं, फीमेल को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये हीमोडॉक जो सिरप है, ये बेसिकली हमारे शरीर में काम कैसे करता है, रक्त धातु को कैसे मजबूत करेगा। तो देखिए, आयुर्वेदा कहता है कि रक्त धातु को मजबूत करने के लिए हमें शरीर में जो हमारे रक्त धातु के कंपाउंड होते हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन और आयरन, उसको बढ़ाना होगा। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हमने द्रक्षा का इस्तेमाल करा है। अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, मैं एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में जाता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के खून में जाके बैठ जाता है। अब उस ऑक्सीजन को खून से उठाकर हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ने का काम हीमोग्लोबिन का है। माने हीमोग्लोबिन हमारे खून का एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो कि ऑक्सीजन को उठाकर शरीर के पूरे सेल्स में जोड़ देता है, माने कोशिकाओं में जोड़ता है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आप ऑक्सीजन आप बॉडी में ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है आपको पता है। अब हीमोग्लोबिन को हम द्रक्षा से बढ़ाएंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन को सपोर्ट देने के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने आंवला ऐड करा है। आंवला के अंदर भर भर के विटामिन सी की मात्रा होती है, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को सपोर्ट देगी। अब हीमोग्लोबिन को हमने बढ़ा दिया, सपोर्ट भी दे दिया। अब हमारे रक्त धातु का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं आयरन, आयरन को भी हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है। आयरन को इम्प्रूव करने के लिए हमने भस्म का इस्तेमाल करा है, जिसको हम लो भस्म और मंडूर भस्म के नाम से जानते हैं। ये दोनों भस्म हमारे शरीर में जाके हमारे खून के आयरन को इम्प्रूव करवा देती है। ठीक है, आयरन बेसिकली करता क्या है, तो ये हमारे ब्लड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, माने एक कवच के जैसे काम करता है हमारे खून में। ठीक है, अब हीमोडॉक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और साथ में मैं 3 प्रोडक्ट बताऊंगा जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका डोज कितना रहेगा वो बता दूं, तो 20 से 25 ml हीमोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लें। आप चाहे तो नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन गुनगुना पानी लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दिन में 2 बार लेना है खाने के बाद। और साथ में कौन कौन से प्रोडक्ट और ले सकते हैं, तो आप साथ में व्हीट ग्रास नोट कीजिए, व्हीट ग्रास यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। देन विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, और WHO का एक रिपोर्ट ये भी कहता है कि भारत के 70% से ज्यादा एडल्ट्स में विटामिन B12 की कमी पाई गई थी। सो विटामिन B12 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें रात में ऐड करना है। ठीक है,
देखिए विटामिन B12 का एक काम ये भी है कि विटामिन B12 हमारे बॉडी के आयरन को बचाता है। आयरन को अगर अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है तो विटामिन B12 चाहिए। तो रात को विटामिन B12 का भी कैप्सूल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से अगर आपने रिपोर्ट चेक करा है और हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, जैसे मान लीजिए 6 पे चला गया, 7 पे चला गया, ये तो बहुत कम हो गया। एवरेज में महिलाओं में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए? तो महिलाओं में 12 से 15 पॉइंट के आसपास होना चाहिए और पुरुषों में देखा जाए तो एवरेज 14 से लेके 17 पॉइंट के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है तो आप एक्स्ट्रा में भी आयरन टैबलेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में ब्रैकेट में लिख लें, अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो गया है तो रात को एक आयरन टैबलेट लेना है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए खून को बढ़ाने के लिए? सबसे पहले हीमोडॉक हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, फिर विटामिन B12 हमारा प्रोडक्ट हो गया, व्हीट ग्रास हो गया और अलग से आयरन कैप्सूल। ये 4 प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और खाने पीने में क्या क्या चीजें हम ज्यादा खाएंगे? तो हम पालक ज्यादा खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, आंवला मिल जाए तो आंवला खा सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हमारे ब्लड को बहुत अच्छा सपोर्ट देती है, क्लियर। और 3 महीने का प्रोटोकॉल लिखिए, 3 महीने बाद हमें सारे प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं। बहुत लंबा नहीं खींचना है, 3 महीने का ही प्रोटोकॉल रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो हमारा सबा अंजुम जी ने लिखा है व्हीट ग्रास, B12, आयरन टैबलेट, यस। इसके साथ साथ ये तीनों, हाँ जी बिल्कुल सही। तो चलिए, हमारा ये लास्ट प्रोडक्ट था आज की ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग को अब हम वाइंड अप करते हैं। हमारा चौथा सेशन माने फाइनल सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और आयुर्वेदा का जितने भी मेन प्रोडक्ट्स थे वो सभी प्रोडक्ट्स हमने इन 4 दिनों में कंप्लीट कर लिया। सो फाइनली अब यहाँ पे मेरा काम खत्म हुआ और आपका काम अब शुरू होगा, ठीक है। हाँ, नींबू पानी खट्टे में आता है लेकिन पीना इसलिए है बिकॉज नींबू के अंदर विटामिन C है जो कि हीमोग्लोबिन को सपोर्ट देगा। दैट्स व्हाई मैंने नींबू पानी बोला है, वो पी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली आयुर्वेदा में खट्टा मना करते हैं बट यहाँ पे खट्टा तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो आपने लिखा है, जिस तरीके से आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, मैं लगातार ट्रैक कर रहा था आप लोगों को और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने डिसिप्लिन के साथ चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, नोट डाउन करते हैं। और बहुत सारे लोग बिल्कुल तैयार होकर वेल ग्रूम्ड होकर बैठे हुए हैं। ये डिसिप्लिन का भी एक परिचय है। मैं भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ आप लोगों से। सो बस ऐसे ही मेहनत करते रहें, फील्ड में जाके अच्छे से खुद को प्रेजेंट करें, लोगों को हेल्दी बनाएं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार एक प्रोफेशनल के जैसे करें। प्रोफेशनल हम तभी बनते हैं जब हमारे पास नॉलेज रहता है। अगर मेरे पास आज से 10 साल पहले नॉलेज नहीं था तो मैं प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ाई करी, जब मैंने चीजों को प्रैक्टिस करी, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मैं प्रोफेशनल बनते गया। वो सेम चीज हम सभी पे अप्लाई होता है। तो हम एक प्रोफेशनल वेलनेस कोच है, मैं अकेले नहीं हूँ, आप सभी हमारे साथ हैं और हम सभी मिल के आगे बढ़ेंगे और एक फैमिली के जैसे इंडिया को वापस से आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट कराने वाली कंट्री बनाएंगे। सो इसी उम्मीद के साथ अब मैं ट्रेनिंग को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मिलते हैं अगले महीना और बहुत सारे प्रोडक्ट को डिटेल में सीखेंगे लेकिन आसान शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एवरीवन।